स्क्रीन पे शेयर करेंगे, ठीक है? हाँ, वेट कर लेंगे, वेट कर लेंगे। सर ये किसके पॉइंट्स है? ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा हम पढ़ाने वाले हैं, बीबीटी थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सर हाँ, आप 2:45 रखा करिए, क्योंकि इधर पे 3:45 कंप्यूटर की क्लास होती है, तो 15 मिनट की और छूट जाती है। चलिए हम लोग कल एक संडे क्लास ले लेंगे, उससे मैनेज कर लेंगे, ठीक है? एक्चुअल में हमारी भी क्लास इधर लगी 2-3 बजे तक क्लास लगी थी, फिर फोन एकदम स्विच ऑफ हो गया, फिर हम चार्जर खोज के लाएगा अंदर से, फिर फोन लगाया इसके ऊपर, इसलिए लेट हो गया थोड़ा सा। तो पॉइंट बोले क्या बीबीटी थ्योरी को? बोलो। यस सर, बोलिए। यस आजा सर। चलिए देखो, हम आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप उसकी स्क्रीन का मतलब कि आपको हम एक, यदि कोई भी डाउट आएगा तो आपको बताएंगे, आप स्क्रीन पे देखते रहना, ठीक है? तो बेटा एक फर्स्ट पॉइंट लिखो, आप लिखो, अकॉर्डिंग टू बीबीटी थ्योरी, लिखो, अकॉर्डिंग टू बीबीटी थ्योरी, according to BBT theory, comma, the bond between central metal ion and ligands, the bond between central metal ion and ligands are for by the sharing of vacant orbital of central metal ion, vacant orbital of central metal ion and fulfilled orbital of ligand. That is ligands always attached with central metal ion, that is ligands always attached with central metal ion through coordinate bond. देखो बेटा नीचे सीट पे डायग्राम बना हुआ है कि जब कभी सेंट्रल मेटल आयन के पास में कोई भी लिगेंड आता है, जैसे सेंट्रल मेटल आयन आपका एम है, और आप जानते हैं कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के पास में आता है तो लिगेंड बेटा हमेशा क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता है, तभी सेंट्रल मेटल आयन एम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो रियल में होता क्या है, मैटर के पास वेकेंट ऑर्बिटल इस तरह से होती है, इस वेकेंट ऑर्बिटल में जो लिगेंड की फुलफिल्ड ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल आके सीधा ओवरलैप कर जाती है, जैसे ओवरलैप करती है वैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देती है और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो आप ये डायग्राम बना लो कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जब जब सेंट्रल मेटल आयन के पास में कोई भी लिगेंड आता है तो लिगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है। इसका मतलब होता है कि वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ओवरलैप विद fulfilled orbital of ligand and coordinate bond are formed between central metal ion and ligand. ऐसे लिखो। सर नीचे वाला डायग्राम रेड कलर से बना देंगे, समझ नहीं आ रहा। रेड से बना देंगे। ये हम आपसे ये कह रहे थे कि सेंट्रल मेटल आयन की जो वेकेंट ऑर्बिटल होती है, ये लिगेंड की फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ में सही से ओवरलैप करती है और लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसको डोनेट कर देता है इस तरह से। जब तक लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन की ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी तब तक एम और एल के बीच में कभी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन सकता है। और लिगेंड, सभी लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं।
सर कोई एग्जांपल दे दीजिए। अभी एग्जाम्पल हम आपको देंगे, मुस्कान नीचे आए तो एग्जाम्पल आपको बहुत सारे देंगे। अभी आपको डायग्राम बनाएंगे, सारे पॉइंट के भी हम एग्जाम्पल देंगे, करेक्ट करके आपको बताएंगे। अभी कल आप पॉइंट नोट सर करो, ये फिर आपको बताएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा क्या? कोवेलेंट एक्चुअली में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक आयनिक और एक कोवेलेंट बॉन्ड के इक्वल होता है। आपसे लाइक कोवेलेंट भी कह सकते हो, लाइक कोवेलेंट कह सकते हो, लेकिन रियल में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट बोले क्या? कैसे बोलिए। चलिए, तो सेकंड पॉइंट पे लिखो। अब देखो होता क्या है, एक आपको बात बताएं कि जब सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, तो कहने का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड को उतनी ही ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ में आके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमने कहा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ आ रहे हैं, तो सेंट्रल मेटल आयन 6 ऑर्बिटल ही वेकेंट करके लिगेंड्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम यही लिखाने वाले हैं। लिखो द टोटल नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, the total number of vacant orbital, the total number of vacant orbitals provided by central metal ion provided by central metal ion central metal ion are always equal to the are always equal to the number of ligands equal to the number of ligands which are approach towards central metal ion, approach towards central metal ion for the formation of coordinate bond. For the formation of coordinate bond. आपको क्लियर हुआ कि नहीं? कि उतनी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड करता है कि जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करते हैं। अब बेटा डायरेक्ट थर्ड पॉइंट लिखो। एक आपको थर्ड पॉइंट हम और बताएं, जो हमारी ये बीबीटी थ्योरी है, ये हाइब्रिडेशन थ्योरी बेटा इसके अंदर मिक्स है। जान तो क्या होता है? जैसे हमने कभी आपको बताया था कि आप जब कभी हाइब्रिडेशन थ्योरी पढ़ते तो आपसे हमने क्या कहा था, जैसे हमने CH4 की फॉर्मेशन पढ़ते थे पार्थ, यदि आपको याद हो तो, जब CH4 की हम फॉर्मेशन पढ़ते थे तो कार्बन की एक s और 3 p ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती थी वो डायरेक्ट कभी हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करती हैं। वो ऑर्बिटल सबसे पहले कहाँ जाती है? हाइब्रिडेशन प्रोसेस में जाती है। कहाँ जाती है? तो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में। एक बात ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल मेटल आयन की वेकेंट ऑर्बिटल डायरेक्ट कभी भी लिगेंड की फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग नहीं करती हैं। सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, वो सबसे पहले हाइब्रिडेशन प्रोसेस में जाती हैं। अब जो हाइब्रिडेशन होता है वो बेटा आपके यहाँ 2 प्रकार के कंपाउंड है और टोटल 3 प्रकार से आपको हाइब्रिडेशन पढ़ना है। ठीक है ना? तो बस आप इतना पॉइंट याद रखना कि सेंट्रल मेटल आयन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो कभी भी डायरेक्ट लिगेंड की फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग नहीं करती हैं। तो फिर कैसे करती हैं? तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन में जाती है। तो यही प्रोसेस हम लोग लिखाने वाले हैं। तो देखो द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, अगला पॉइंट लिखो। सर एक बार रिपीट वेकेंट, करिए आवाज। हाँ, द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, अगला पॉइंट लिखो। वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, vacant orbital of central metal ion do not overlap with do not overlap with do not overlap with fulfilled orbital of ligand.
do not overlap with fulfilled orbit of ligand. That is vacant orbital of CMI, vacant orbital of CMI first undergo N, hybridization process. First undergo N hybridization process. First undergo N hybridization process as follows. First undergo N hybridization process as follows. तो देखो बेटा हाइब्रिडेशन दो प्रकार से होता है। तो पहले आप डालो ए पॉइंट। जो हाइब्रिडेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, उसे पॉइंट बेटा आप ए डालो, ए पॉइंट। ए पॉइंट आप क्या डालोगे, उसमें लिखो NMl6 टाइप कॉम्प्लेक्स, NMl6 टाइप कॉम्प्लेक्स। Ml6 का मतलब क्या होता है? Ml6 का मतलब ये होता है कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ में 6 लिगेंड अटैच है। सेंट्रल मेटल आयन के साथ में क्या था? 6 लिगेंड अटैच है। तो बोले पॉइंट क्या? ए पॉइंट। देखो आपने फोर्थ पॉइंट के अंदर आप ए पॉइंट डालेंगे, ए पॉइंट। तो उसमें बोले क्या है? बोलो क्या क्या कह रहे हो? हाँ, जो नहीं, आपके सिलेबस में केवल देखो, वैसे तो Ml3 भी होता है, Ml5 भी होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में 10+2 में वो केवल Ml6 और Ml4 टाइप कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडेशन है बस। ठीक है, तो आपने एक पॉइंट लिखा, आप एक पॉइंट में लिखो इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में लिखना Ml6 टाइप, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल ब्रैकेट में लिखो Ml6 टाइप्स, Ml6 टाइप, comma hybridization takes place in two ways. Hybridization takes place in two ways. बेटा दो प्रकार से हाइब्रिडेशन होता है। Hybridization takes place in two ways. अब आपके सामने देखो स्क्रीन पे एक डायग्राम लगाया बेटा हमने। आप स्क्रीन पे देखो तो एक Ml6 के लिए डायग्राम लिखा हुआ है। जो फर्स्ट हाफ डायग्राम है Ml6 वाला, आप बेटा उसको पूरा लिख लो नीचे तक एरो लगा लगा के। केवल Ml6, अभी आप Ml4 मत लिखना, केवल आप Ml4 लिखो मुस्कान। इसमें एक sp का क्यूब, हाँ, एक आपके लिखा है, एक आपके सामने लिखा है, पहले लिखा है d2sp3 हाइब्रिडेशन। इसे हम d2sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ते, स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं d2sp3, और अगले वाले पढ़ेंगे sp3d2। दो प्रकार से हाइब्रिडेशन होता है। क्या? इसमें नीचे लिखा है इंटर ऑर्बिटल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और उसमें लिखा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, का मतलब क्या हाँ, है? एरो कैसे लिखना है बेटा? देखो, जब sp के तुलना में जो s और p ऑर्बिटल है, इनकी तुलना में d ऑर्बिटल अंदर वाली सेल से ली जाती है, अंदर वाली सेल से डी ऑर्बिटल ली जाती है, हाइब्रिडेशन में मिक्स की जाती है, तो याद रखिएगा, तब उसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यदि s और p के रिस्पेक्ट में d बाद में लिखा है, यदि उसी सेल की डी ऑर्बिटल ली जाती है, तब उसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे एरो करके एक बात और लिखी है, बताओ क्या लिखी है? लो स्पिन एंड हाई स्पिन। हाँ, लो स्पिन में लिख लो, ये भी वर्ड लिख लो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो आउटर होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको बताएंगे, अभी जब एग्जाम्पल कराएंगे तब आपको बताएंगे, अभी आपको बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे ये लो स्पिन और हाई स्पिन वर्ड का मतलब क्या होता है। अभी आपको पोस्टेट लिखने हैं, फिर आपको हम एक एग्जाम्पल लेंगे,
तब आपको बताएंगे देखो ये लो स्पिन का मतलब होता है, हाई स्पिन का मतलब ये होता है, ये इनर का मतलब होता है, ये आउटर का मतलब होता है। अभी कल आपको पॉइंट लिखने हैं। अब बेटा बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट लिखो, इन Ml4 टाइप्स कॉम्प्लेक्स hybridization in Ml4 type complex, hybridization in Ml4 type complex। देखो बेटा जो Ml4 टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो Ml4 टाइप कॉम्प्लेक्स में एक आपका टेट्राहेड्रल हो सकता है और एक आपका स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। देखो चार लिगेंड कैसे अटैच हो सकते हैं, चार लिगेंड टेट्राहेड्रल अटैच हो सकते हैं या फिर स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में अटैच हो सकते हैं। सब लोग टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर जानते कैसा होता है? बताओ सब लोग टेट्राहेड्रल और बता स्क्वायर प्लेनर दीजिए जानते सर। कैसा होता है? नो सर। देखो स्क्वायर प्लेनर का वर्ड का मतलब क्या होता है, सुनो देखो देखो टेट्राहेड्रल ऐसे होता है जैसे मैंने कहा एक बॉन्ड आपका इधर बना है, एक बॉन्ड आपका यहाँ बना है और एक बॉन्ड देखो बेटा इस तरीके से बना है और एक बॉन्ड देखो इस प्लेन के ऊपर बना है। देखो मैं थिक करके बनाया इसे, हमने थिक करके इसे बनाया है तो ये कि बॉन्ड के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है और एक सर आपका एक कैसे ऑन ही द पेपर बोर्ड के और एक नीचे है इस तरीके बिहाइंड से। द बोर्ड। हाँ एक अबव द बोर्ड, ऑन द बोर्ड नहीं, ऑन द बोर्ड तो हमारे ये वाले बॉन्ड होते हैं, ये लाइन वाली जो बॉन्ड होती है ऑन द पेपर होते हैं और जो डैश वाला ये बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड ये क्या होता है अबव द पेपर और जो ये वाला बॉन्ड होता है ये वाला डैश डैश वाला ये आपका होता है बिलो द पेपर। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और एक आपका हो सकता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर किस तरह से होता है? देखो स्क्वायर प्लेनर ऐसे होता है कि जब सेंटर में सेंट्रल मेटल आयन होता है और एक बॉन्ड आपका यहाँ होता है, एक बॉन्ड आपका यहाँ होता है, एक बॉन्ड आपका यहाँ होता है, एक बॉन्ड यहाँ, तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर है। चारों के चारों बॉन्ड प्लेन में होता तब उससे हम लोग स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। तो दो प्रकार के हाइब्रिडेशन होता है। जब कोई कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होता है तब बेटा उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है और जब वो स्क्वायर प्लेनर होता है तब बेटा उसका हाइब्रिडेशन dsp2 होता है। तो क्या आप दोनों लिख पाएंगे नीचे? बोला आप एरो बना के पहले आप दोनों लिखेंगे कि Ml4 टाइप कॉम्प्लेक्स यदि वो टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा। आपके सामने देखो नीचे लिखा हुआ है, इसी को बना के आप लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर प्लेनर होगा तब जो हाइब्रिडेशन होगा वो dsp2 होगा। ठीक है। उसके नीचे देखो लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर लिखा हुआ है। बेटा एक बात ध्यान रखना, Ml4 टाइप कॉम्प्लेक्स के लिए कभी हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, हाई स्पिन जैसे वर्ड यूज नहीं करते हैं। हमने आपको क्या बोला कि Ml4 टाइप कॉम्प्लेक्स के लिए कभी आप लो स्पिन, हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल जैसे वर्ड आप यूज नहीं करते हो। इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये दो प्रकार से हाइब्रिडेशन होता है, हमने आपको बता दिया। अब तुम नीचे लिखो। हाँ हम ये कह रहे कि Ml4 टाइप कॉम्प्लेक्स के लिए इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल जैसे कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं और ना ही हम लो स्पिन, हाई स्पिन जैसे वर्ड यूज करते हैं। ये वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं। सर क्यों? क्यों सर नहीं यूज करते? सर आपका माइक ऑफ हो गया।
आप लोग ये सारे पॉइंट नोट कर लो, जितने पॉइंट लिखे नीचे पॉइंट नंबर 4 और 5 नोट कर लो। नोट कर लिया है। कर लिए नोट सब लोग? पॉइंट नंबर 4 और 5 जो नोट कर लो एज सच। सर हाँ बोलो। हम लोग वो वर्ड्स यूज क्यों नहीं करते, लो स्पिन हाई स्पिन ऐसे वर्ड्स? ये टर्मिनोलॉजी केवल और केवल ML6 टाइप कॉम्प्लेक्स के लिए यूज की जाती है, ML4 में नहीं। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट कर लिया मन? सर कर रहे हैं। करो। अच्छा नोट कर ली सारे पॉइंट? अमन नोट हो गया पॉइंट आपके? यस सर। अच्छा अगला पॉइंट देखो, अगला सीट देखो, अगली सीट देखो। सर पिछली सीट का आखिरी पॉइंट बचा रह गया, नोट नहीं कर पाए उसको। एक मिनट को फिर लगाते दोबारा से। नोट कर लो बेटा ऐसे। सर हो गया। हो गया। देखो सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए क्या? पहले पॉइंट देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। देखो आप फोर्थ पॉइंट में बेटा ये लिखा हुआ है कि इफ एनी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो होल मॉलिक्यूल बेटा पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। और यदि सारे इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में दो दो करके पेयर्ड होके, यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो होल मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। ये कहने का मतलब था, जैसे हम लोग देखते हैं ना कभी कि आपने आपने मैग्नेटिक रिएक्टर तो पढ़ा है ना सब लोगों ने, कि यदि ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो होल मॉलिक्यूल हमेशा डायमैग्नेटिक होता है। यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है।
सर समझे? पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्ट होने वाला और डायमैग्नेटिक मतलब नहीं होगा। रिपेल होने वाला, हाँ रिपेल। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप कंपाउंड के पास में आके मैग्नेट रखें और वो क्या करें, रिपेल। रिपेल का मतलब न्यूट्रल ही रहता है, न्यूट्रल मानो या फिर रिपेल, वो एक ही बात मानो। हाँ डायमैग्नेटिक, उसका अपना खुद का कोई मैग्नेटिक करेक्टर नहीं होता है, ठीक है? बात तो तो समझे सर कि नहीं? रिपेल होगा कि खड़ा एक ही जगह रुका रहेगा? न्यूट्रल, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उसका अपना खुद का मतलब कोई, रुका रहेगा। हाँ रुका रहेगा, कोई इसका करेक्टर नहीं होगा। ठीक है, आगे बोले। देखो आगे आपका जो 4th-5th पॉइंट लिखा है उसमें ML6 टाइप कॉम्प्लेक्स, देखो लिखा भी है, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज G2sp3 देन द कॉम्प्लेक्स कॉल्ड इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन। ये आपको बता चुके हैं, ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है? तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो इसका एक एग्जाम्पल देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या हो, एग्जाम्पल देखने की कोशिश करो, हम एक एग्जाम्पल देके आपको सारे पॉइंट समझाते हैं। ये हमारे बीबीटी थ्योरी कंप्लीट पॉइंट है, ठीक है? तो आप देखो इसके, आप एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर आएगा। आप ही बुक एक कोई ओपन करके रख लो और देखो हम आपको बुक में एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, यहाँ पर आप समझेंगे कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स। बेटा एक मुझे फोटो लेने पड़ेगा किताब। अच्छा चलो मैं कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिख रहे हैं बेटा, ठीक है? आप आपके सामने कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, उससे आप देखना, स्क्रीन में देखो हम लिख रहे हैं, हम उससे स्क्रीन में बेटा लिख रहे हैं, उससे आप देखना। ये देखो बेटा एक कॉम्प्लेक्स आपके सामने एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो ये जैसे हमने आपके सामने लिखा CONH3 लिखा है, ठीक है? का होल 6, और बेटा इस तरीके से देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, SO4 लिखा हुआ है। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा हुआ है, तो बताओ इसकी क्या केमिकल बॉन्डिंग होगी, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये आपको हम देखो बताते हैं। देखो इसकी केमिकल बॉन्डिंग हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो, हमें आयोनाइजेशन स्पेयर से मतलब नहीं होता है, हमें केवल किससे मतलब होता है, हमें केवल और केवल अपने कोऑर्डिनेशन स्पेयर से मतलब होता है। हमें किससे मतलब होता है, हमें केवल और केवल अपने कोऑर्डिनेशन स्पेयर से मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाता है इसके आयोनाइजेशन स्पेयर को अलग करके हम लोग ये पता करते हैं कि इसके सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप देखो यहाँ पे आप सेंट्रल मेटल आयन की आप ऑक्सीडेशन बता सकते हैं, कोबाल्ट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी मुस्कान? मुस्कान है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? नो सर। मुस्कान बोलो कितनी होगी बेटा, बोलो। यहाँ देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, मतलब +2 होगी। कितनी होगी आप बताओ? +2। आप समझ पा रहे कि नहीं क्या? देखो क्योंकि इसकी जो जो आपका ये अमोनिया है इसकी बेटा 0 होती है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब देखो हमें आयोनाइजेशन स्पेयर से मतलब नहीं, यदि आयोनाइजेशन स्पेयर को आप सेपरेट करके अलग कर दे तो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचेगा वो आपका इतना बचेगा, देखो कैसे CONH3 का होल 6 इस तरीके से, होल 6 इस तरीके से, और बेटा यहाँ पे इस तरीके से आपका रहता है +2 चार्ज, ये रहता है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ हाँ क्या कह रहे हैं, किसकी? नहीं कोबाल्ट की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन की तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट आज तक कभी लिखा ही नहीं, हम तो निकालना सिखाई है। नहीं +3 हमने वो लिखाई थी, होता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स से ये जो कॉम्प्लेक्स हमने आपको दिया है इसमें वो +2 है। जनरली कोबाल्ट की +3 होती है, CR की +3 होती है, लेकिन वो +2 में भी रह सकता है ना। ये डी ब्लॉक के मेटल ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यदि ये कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, बताओ लिखेंगे नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे आपका देखो फॉर्मेशन होगी। तो हम इसे स्क्रीन को हटाते हैं
हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। आप अपनी बुक ओपन करके रखे तो बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो आप क्या करेंगे, आप इस कोबाल्ट का, ये कोबाल्ट एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो 27 होता है। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट लिखेंगे बेटा 1s2 से आपका सही से स्टार्ट होता है, 1s2 से स्टार्ट होके डैश 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 डैश, और ये कहां तक जाता है, क्या बता सकते हैं कहां तक जाता है? देखो ऐसे जाता है 3s2, देखो 3s2 3p6, देखो ना 3p6 और 4s2 4s2, और उसके बाद में होता है देखो 3d6। तो ये थर्ड सेल की ऑर्बिटल है। तो क्या 3d को मैं यहाँ पे लिखते हो, यहाँ को वैसे लिखेंगे 3d7 लिखेंगे बेटा 3d7। ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है। जो 3 है वो अंदर वाली सेल की ऑर्बिटल है, जो 4s है वो बाहर वाले सेल की ऑर्बिटल है। तो क्या हम यदि कोबाल्ट को शॉर्ट में लिखना चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1s2 से स्टार्ट होगा इस तरीके से, और ऐसे डैश 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 यहाँ पे 3s2 3p6 और 3d7, देखो 3d7, और उस 3d को हमने 3 के साथ में लिख लिया, और फिर हमने लिख दिया 4s2 सॉरी, और 4p0। और बताओ इस तरह से लिख सकते क्या नहीं? आप काउंट कर सकते हैं, टोटल आपके 27 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन कोबाल्ट मेरा यहाँ पे कोबाल्ट एटम के फॉर्म में तो है नहीं, कोबाल्ट यहाँ पे आयन के फॉर्म में है, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बेटा क्या करेंगे, कोबाल्ट के हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालेंगे, हम इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां से बाहर निकालते हैं जिस ऑर्बिटल के आगे सबसे ज्यादा नंबर, मतलब कि बैलेंस सेल के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालते। हमारी बैलेंस सेल कौन सी होगी, 4s2 और 4p0 है, तो 4p में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन 4s में है। यदि 4s में इलेक्ट्रॉन है तो बेटा यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो किस तरह से बन जाएगा, देखो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फाइनल, यहाँ पे बेटा 4s आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोबाल्ट 2+ का। कोबाल्ट 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जाएगा 3s2 3p6, यहाँ से यहाँ तक फुलफिल्ड है बेटा, यहाँ से यहाँ तक सारी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, तो इनसे मुझे मतलब भी नहीं है। 3p6 तक मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। मुझे जो मतलब है वो 3d से मतलब है, 4s से मतलब है, 4p से मतलब है, हमें इन ऑर्बिटल से मतलब है, क्योंकि यही आपकी वेकेंट है। ये जो d है वो पार्शियल फील्ड है, और जो 4s और 4p है वो कंप्लीटली वेकेंट है। तो अब हम बताएंगे, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अब इनके हम सर 2 ऑर्बिटल ड्रॉ इलेक्ट्रॉन अब करेंगे। कहाँ से निकालेंगे? हम 4s से निकाल दिए 2 तो अब ये इलेक्ट्रॉन हम 0 हो 4s गया। से, तब ये 0 हो गया, तभी तो CO2+ में आया है। और 3d अंदर सर ये वाली जो सेल की ऊपर ऑर्बिटल वाला थी। डायग्राम है, ऊपर हाँ, वाला वो समझा देंगे, क्लियरली समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। ये जहाँ लास्ट में 3d7 लिखा है, ऊपर वाला पूरा डायग्राम समझा देंगे, कॉन्फ़िगरेशन। जो ये वाला ना, ये वाला, ये हमने बेटा पूरा हाँ नहीं लिखा है। ये आप पूरा लिखोगे तो हम बोले तो अपनी स्क्रीन पर लिखो बुक में। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कोबाल्ट का ऐसे होता है, देखो 1s2, हमने 1s2 के बाद डैश 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 लगा दिया, हमने बीच वाले टर्म नहीं लिखे, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6, अमन लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आता है 3s2 3p6 हो गया। उसके बाद में बेटा आता है 2D 3d, उसके बाद में क्या आ गया 3d7 और 4s2 और 4p0। सर, ये कोबाल्ट, 4p0 को लिखना जरूरी है? हाँ आज लिखना जरूरी है, हम आपको बताएंगे क्यों लिखना जरूरी है, अभी आपको बताएंगे। अब देखो आप नीचे आप CO2+ का लिखो, जब CO2+ का आप लिखोगे तब बेटा आप 4s से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे, तब आप 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, तो आपका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा, 1s2 से स्टार्ट करके आप 3p6 तक ऐसा चले जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d7 4s0 और 4p0। बताओ यहाँ तक लिख लोगे कि नहीं? सर लिख लिए। अब देखो 1s2 से लेके आप 3p6 तक अंडरलाइन करके नीचे क्रॉस मार दो, जैसे हमने मारा था अभी, क्योंकि ये सारी की सारी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगी। तो बॉन्डिंग में कौन टेक पार्ट करेगा, जो तो पार्शियल फील्ड है या फिर कंप्लीटली वेकेंट है। तो हम लोग देखेंगे
हम लोग 3d7 और 4s0 और 4p0 को कंसीडर करेंगे। तो हम इनके लोब्स, इनकी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे अभी आप देखना। देखो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे CO+3। यहाँ बेटा हम ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सॉरी CO+2, सॉरी कैसे लिखेंगे, 3d7 हम उतना ही लिखेंगे जितना मुझे नीड है, और 4s बेटा 0 इस तरह से, और बेटा 4p0 हो जाएगा इस तरह से। अब आप ध्यान से देखो, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे। आप इनके बॉक्स ड्रॉ करो तो बॉक्स कितने होते हैं बताओ, डी में कितने बॉक्स होते हैं आपके, डी में कितनी ऑर्बिटल होती है आपकी, इस तरह से 5 ऑर्बिटल होती है 10 बेटा। एस में 5 कितनी, 5 5 एस में कितनी होती है, 1 होती है। पी में कितनी होती है हमारी बताओ, 3 P में ऑर्बिटल होती है, 3 एस में 1 होती है। देखो अब यहाँ पे आप देखो डी में बेटा, डी